नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण का रण जारी है। लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं एबीसी न्यूज के माध्यम से कि किस तरीके की अभी स्थिति चल रही है। वोटिंग प्रतिशत की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक वोटिंग प्रतिशत 40% हुआ है 8 राज्यों की 57 सीटों पर। और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 39.31% वोटिंग हुई है, जिसमें गोरखपुर में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत अभी 1 बजे तक का आंकड़ा है। फिलहाल ये जो वोटिंग प्रतिशत है पूर्वांचल की, ये खास 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिन पर ये आज चुनाव चल रहा है, मतदान जारी है। जिसमें हॉट सीट की अगर बात करें तो सबकी निगाह वाराणसी सीट पर खास तौर पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद से मैदान में उतरे हैं। लेकिन दांव-पेच का दौर है और आज मतदाता इस अंतिम चरण में अपने मतदान के जरिए 4 जून के लिए अपना जो मत है उसको, अपना जो विचार है, जो अपना अधिकार है उसको आज दर्ज करा देंगे। और 4 जून को पता चलेगा कि आखिर किसके पक्ष में सरकार बनने वाली है, किसके पक्ष में जनता ने अपना योगदान दिया, अपना मतदान दिया है, और किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज और किसके ऊपर गिरेगी मतदाता की वोट की गाज। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं जिनसे साथ हम चर्चा करेंगे पूर्वांचल की यानी कि उत्तर प्रदेश की इन 13 लोकसभा सीटों पर कि क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या आंकड़े बन रहे हैं और कौन जीत सकता है इस चुनाव को। तो हमारे साथ जो हमारे 3 खास मेहमान हैं आज के पैनल में, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ भाजपा नेता सीमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। आज 7वां चरण यानी अंतिम चरण है। अंतिम चरण से बहुत उम्मीदें निकाली जा रही, क्योंकि पूर्वांचल की ओर 6ठा और 7वां चरण का रुख था। 6ठा चरण गुजर चुका है, 7वें चरण में बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो है अभी भी 40% के आंकड़े को लगभग छू पाया है। शाम तक की स्थिति क्या होगी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीमा जी आपके पास चलते हैं और आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है वो चुनाव इस बार बड़ा उलझा हुआ है। कारण यह है कि पहले के जो चुनाव होते थे उसमें मुद्दे सेट करती थी बीजेपी और उसका जवाब देना पड़ता था विपक्ष को, लेकिन इस बार विपक्ष जो है वो खुल के बैटिंग कर रहा है और इस बार समीकरण ऐसे बने हैं कि विपक्ष सवाल कर रहा है और बीजेपी को उस पर जवाब देना पड़ रहा है। क्योंकि नैरेटिव तो बीजेपी ने पहले बहुत अच्छा सेट किया था, धर्म और राम मंदिर का मुद्दा और विकास का मुद्दा, लेकिन आरक्षण का मुद्दा सामने आया सीमा जी, और उसके बाद जिस तरीके से बैकफुट पर थोड़ा सा बीजेपी दिखी, उसको लेकर क्या कहेंगी? पहले तो मेरे अपने दोनों भाइयों को नमस्कार, वंदे मातरम, राज शर्मा जी और डीपी यादव जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथ साथ अनुराग सक्सेना जी, जो आपने विषय रखा जी, वो पूरा का पूरा मुझे कहीं से भी ये सही नहीं लगा। हम कहीं से भी बैकफुट पर नहीं है और पूरी फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं और विपक्ष जो है इस समय 400 के आंकड़े में फंस गया है। और आप ये देखिए कि एक भाजपा को हराने के लिए, और मैं तो ये कहूंगी सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष एक हो रहा है। और कल भी सबके स्टेटमेंट ये थे कि इतनी सीट जीतेंगे, उतनी सीट जीतेंगे। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये है कि सीट्स कितनी होंगी, इतनी होंगी और उतनी होंगी। अच्छा, विपक्ष जो है इस समय अगर बात की जाए तो पूर्वानुमान जो लगाया जाता है वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए कि किसके पाले में कितनी सीटें, इसको नकार रहा है विपक्ष। इंडी गठबंधन जो पूरी तरीके से नकार रहा है कि नहीं, हम तो मानते ही नहीं है पूर्वानुमान को, ये जो वोटिंग प्रतिशत को लेकर सामने चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जैसे मेरे को बताया गया विषय पूर्वांचल को लेकर है और जो ये सीट्स जो आज जहाँ पर वोटिंग हो रही है हमारी उसको लेकर है। तो इन सीटों के लिए तो सीधा सीधा मैं बताऊंगी क्लीन स्वीप है, हर सीट पे भाजपा आ रही है। हर सीट पे भाजपा आ रही है। राज शर्मा जी सीधा आपके पास चलते हैं बिना देर किए हुए। सर मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत कुछ दिल दिमाग में चल रहा है। सर क्या कहेंगे? सर मैडम की बात आपने सुनी, सीमा जी की बात आपने सुनी। अनुराग भाई, इस मुस्कुराहट के पीछे दुख भी है, मगर अपना दुख किससे दिखाऊं जब मेरी बहन जो कि देवी का रूप है वही राक्षसों की तारीफ में लग रही है। तो ये दुख है मेरे पास। चलो ये तो हुई बात। अब आ जाए आप
अब आ जाए कि लगभग 12-13 सीटों में हो रहा है, एक शायद विधानसभा भी है, और चलिए विधानसभा की तो बात छोड़िए, का 13 में मैं दावे के संग ये बात जो मैं कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि 4 तारीख को चाहे 5 मिनट के लिए आऊं आपके पास, आऊंगा जरूर चैनल पे। इसमें से इनकी जो पिछली बार सीट जो भी थी उससे ये नीचे आ रहे, और मैं बताऊं आपको, हो सकता है अभी ये अतिशोक्ति अलंकार हो लग जाए मेरे ऊपर, प्रधानमंत्री जी की सीट भी डामाडोल हो रही है, गोरखपुर वाली भी डामाडोल हो रही है। नहीं, गोरखपुर का तो समझ में आता है सर, लेकिन जो वाराणसी की बात आप, लेकिन मैं जवाब बहन जब आप बोलोगी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपके आगे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। चाहिए आप अगर मुझे कुछ कह दोगे, बस यही मेरे पास, मेरे पास एक भतीजी है, मैं उसके आगे नहीं बोलता, आप तो मेरी बहन, नहीं बोलूंगा बस। हाँ अनुराग भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, ये मैंने क्या कहा, अतिशोक्ति हो सकती है, मगर एक बात को सुनिए, हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी है, इंदिरा गांधी भी हारी है, तो हारना जीतना कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं 2 बातें कह रहा हूं, बड़ा मुश्किल है मोदी जी का हारना, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। अगर आप नामुमकिन कहते हो तो बात अलग है। नहीं, नामुमकिन तो बीजेपी भी नहीं मानती, नामुमकिन का शब्द तो बीजेपी के पास भी शायद नहीं है डिक्शनरी में। और एक और बात है, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा चिंता अगर भारतीय जनता पार्टी करे वो वाराणसी की करे, लेकिन अब मैं वाराणसी से हट के चलता हूं। अभी मेरी बहन ने कहा दमादम इतना हम पार होंगे, मैं दावे से कहता हूं सहारनपुर से गाजीपुर तक 70% सीट गिनाऊंगा, और मैं बताऊंगा वहां कौन है, क्या है, हार रहे हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा नहीं, मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से मुरादाबाद में तो थोड़ी शंका कर रहा था, लेकिन वहां कोई डरने की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं। बाकी आप पश्चिम में ले लीजिए, बरेली में लीजिए, शाजापुर में लीजिए, पीलीभीत में लीजिए, बदायूं में लीजिए, आंवला लीजिए, हैं, और संभल लीजिए, रामपुर लीजिए, नगीना लीजिए, मेरठ लीजिए, सहारनपुर लीजिए, इतनी सीटें मैंने गिना दी। अब बताइए 80 में कितनी गिना दी मेरी बहन। और एक और बात, ये आप भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में अनुराग भाई बहुत प्यार से चुना गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी को, जिनको हम इतना प्यार से प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वो उन महिलाओं के संग अत्याचार होते हुए बिल्कुल चुप रहेंगे जो देश का नाम करके आए। किसी भी पहली बार वोट देने वाले लड़के ने ये सोचा नहीं था कि मोदी जी की सरकार आएगी, और मैं जब 18 साल का वोट दे रहा हूं और उसके बाद 28 साल का होने के बाद भी मैं बेरोजगार रहूंगा, ये किसी ने नहीं सोचा था कि मोदी जी के लिए। आर्मी 2019 में जो सरकार पुलवामा के नाम पे, ये इनके घिसे पिटे डायलॉग कब तक चलेंगे विपक्ष के? इनको ये धरातल पे काम ही नहीं कर रहे, ये जनता से मिल ही नहीं रहे, मैं जनता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं थोड़ा आगे जाके बोलूं, आपके विपक्ष का हर व्यक्ति यही डायलॉग बोल रहे हैं, बताइए। नहीं, अच्छा राजी मान लिया, नहीं सीमा जी सुनिए, तो राजी मान लिया आपने कहा कि बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, जो युवा है वो 18 साल का युवा वोट डालने आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 28 साल तक यानी 10 सालों तक हमारे पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं। लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी तो ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, नौकरी करने वाला नहीं नौकरी देने वाला बना रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, वो 2 दिन से आत्मनिर्भर ही छोड़ गए, यूनिवर्सिटी में आत्मनिर्भर छोड़ गए। आप इंटरव्यू कराते मैं युवाओं का, और युवाओं के पास मोदी जी के अलावा ऑप्शन ही नहीं है वोट करने के। नहीं, मैं बता रहा हूँ बहन, एक और मेरी बात सुनिए। नहीं सीमा जी ऐसी बात नहीं है सीमा जी, दो युवा हमारे लोकसभा चुनावों में साथ में खड़े हुए हैं। मोदी जी ने क्या दिया है? मोदी जी ने क्या दिया है कि अपने मोदी जी ने जो दिया है, जो किसी ने नहीं दिया, कि आप, अरे बहन क्या दे दिया मेरी बहन, क्या दे दिया? जो मोदी जी ने युवाओं को दिया है, जो बहनों को दिया है, कि आपके अंदर जो हुनर है, जो कला है, उसका विकास कीजिए। और आप ये देखिए कि जो बिजनेसमैन होता है वो ना जाने कितने लोगों को नौकरी देता है। एक नौकरी के लिए भटकने से अच्छा है कि आप अपने हुनर को पहचानिए, उसको डेवलप कीजिए,
और हलवाई की दुकान में 10 लड़के काम कर रहे हैं, उसे ईपीएफ में रजिस्टर कर दिया, आप उसको रोजगार करें। बहन एक बात कहूंगा, ये भाई अब बहन से आंख मिलाएगा। आप बता दो बहन, मैंने एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चे को बीटेक कराया, एमटेक कराया, क्या पकड़े तलवा दूं? अगर मेरी बहन कह देगी चैनल पे तो मैं अपने बेटे से कहूंगा कुंभ में खोई हुई आपकी बुआ मिली थी और वो कह रही थी पकोड़े तलवा दो। ऐसा मत कहो बहन, मत कहो। ऐसा है कि लोन लेके एजुकेशन देने पर जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चे के ऊपर, तो बच्चा आपको रिटर्न भी देता है उतना। ऐसी बात नहीं है जब नौकरियां हो। आपका बच्चा पढ़े नहीं, आपका बच्चा कुछ करे नहीं, और उसके बाद आप चाहो कि वो वहाँ सीधे आईएएस ऑफिसर के ऊपर बैठ जाए जाके, वो तो अनुराग भाई, अब मैं एक बात बताऊं बहन, ये और किसी प्रवक्ता ने भी कहा था आजकल बच्चों में स्किल नहीं है। आप बच्चों की तो बेइज्जती ना करिए, मेरा ये मानना है। आप हमें गाली दीजिए, नहीं, समस्या सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? समस्या ये है, नहीं सीमा जी समस्या ये है कि आजकल अपने बच्चों को पेरेंट्स कभी समझ ही नहीं पाए हैं। हम लोग जो कहते हैं ना कि युवाओं के पास आत्मशक्ति नहीं है, युवाओं के पास कुछ करने की शक्ति नहीं, युवाओं के पास शक्ति बहुत है, लेकिन समस्या ये है, समस्या ये है कि हाथी से हम घोड़े का काम करवाना चाहते हैं और घोड़े से शेर का काम करवाना चाहते हैं। हम बच्चों की एबिलिटी और योग्यता को समझते ही नहीं है, बस केवल अपनी मनमर्जी कभी कभी थोप देते हैं इन्होंने, और फिर रोना है कि नौकरी नहीं मिल रही। अनुराग भाई मैं एक बात कहता हूँ, ये 10 साल में बच्चों का जीवन खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मोबाइल का गेम लगा दिया। एक और बात सुनिए, आप आओ ना, नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में सबसे खराब काम जो किया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद बीएसएनएल का तो कोई ऐड नहीं किया था, जियो का ऐड करते थे। धीरे धीरे उन्होंने पहले फ्री का नशा लगाया। अब आप तारीफ बताऊंगा आपको, मैं भी, मेरी एक आदत गंदी है, 4 लोग बैठे हैं, आप आपस में बात नहीं कर रहे, मोबाइल में देख के तो हंस रहे। जब बच्चा ये करेगा तो कहां से लगेगा? लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। नहीं, लेकिन राज जी अगर आपने टॉपिक निकाला है, राज जी अगर आपने बात छेड़ी है तो डिजिटल इंडिया की बात आपको भी पता होगी सर। और दूसरी बात ये है कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का जो सिस्टम चल रहा है, जो डिजिटल क्रिएटर बन रहे हैं बच्चे, जिनको लेके प्रधानमंत्री जी ने अभी सम्मानित भी किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल क्रिएटर बन रहे हैं और पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। क्या वो अपना एक करियर नहीं बना रहे हैं? बात ये भी तो है सर। एक और मेरी बात, अनुराग जी, ये डिजिटल मेरी बात, मुझे मैं बात कर रहे हैं, ये डिजिटल इंडिया ही तो है। जब ऑनलाइन इससे क्या मत, ये भी अब मैं आपको याद दिलाऊं, जब 1986 में मोदी जी ने कराया। नहीं, ये मोदी जी की देन नहीं है डिजिटल इंडिया, सॉरी टू से, ये उनकी नहीं है। चलिए गलत फहमी का शिकार कोई ना हो। 1986 में जब पहला एटीएम लगा था, अनुराग भाई, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो अर्धनग्न होकर घूम रही थी, भारत बनता आह्वान किया था। देखिए सीमा जी देखिए, इतना तो इत्तेफाक रखेंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने 75 साल सिर्फ देश को लूटा है। कांग्रेस ने दिया है, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को लाने वाले भी कांग्रेस है। अगर हम बात करें तरक्की की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तरक्की तो दी है थोड़ा। देखिए, एक चीज होती है किसी चीज को चलाना, किसी चीज को ट्रैक पे लाना, उसको निर्माण करना, लेकिन उस चीज को आगे तक ले जाना उसके बाद की सरकारों की जिम्मेदारी होती है। मैंने तो कांग्रेस के लिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया अभी तक। नहीं, लेकिन जो बातें चल रही ना डिजिटल इंडिया को लेके कि डिजिटल इंडिया सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं एक बात पूछ लूं अनुराग भाई, मैं बहन से बस एक ही बात पूछ लेता हूँ। मेरी एक लड़ाई है, मेरी पार्टी की लड़ाई है जी। मैं बता रहा बहन, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट नौकरी सारे हिंदुस्तानियों को नहीं दे सकती। मैं भी पढ़ा लिखा हूं और फॉर्चुनेटली बहुत पढ़ा लिखा हूं और अधिकारी रहा हूं। सुन लीजिए बहन, छोटा मोटा चीज नहीं हूं मैं, बोलूंगा गलत नहीं बोलूंगा कभी। अब मुझे बताइए, सरकारी नौकरी, मेरा या मेरी पार्टी का कहना है, अगर मैं रिटायर हुआ, मेरी वाइफ रिटायर हुई, तो पहले कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, एक कैलेंडर ईयर होता था, वैकेंसी डिक्लेयर करते थे कि एज ऑन 30 अप्रैल केंद्रीय विद्यालय संगठन में इतनी सीट टीचर की खाली है, इधर खाली है, इधर खाली है। लेकिन मैं एक जानता हूं, बरेली शहर में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया। उसमें आज से 8 साल पहले 11 से 12,500
एम्प्लॉय परमानेंट होते थे। जिस डिवीजन में 350 400 16 साइंटिस्ट होते थे, आज वहां 2 साइंटिस्ट या 3 साइंटिस्ट या 4 साइंटिस्ट बचे और बाकी 1200-1300 लोग सिर्फ परमानेंट रह गए। बाकी सारा गुजरात का, अहमदाबाद का ठेकेदार संविदा में सप्लाई करता है। अब बताइए, एक लड़का फेलोशिप करके, पीएचडी करके कितने में काम कर रहा है? 16,000। चैनल पर ये बात कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को सच मान लूं 100%, ये तो पॉसिबल नहीं है। ना 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 ना, मत मानिए, मत मानिए, मत मानिए। चलिए राज जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि देवी का रूप, देवी हो आप मेरी, अरे आप हमारे लिए देवी का रूप है हिंदुस्तान। चलिए राज जी आपके सहयोगी दल के हमारे साथ प्रवक्ता भी मौजूद है, डीपी यादव जी काफी देर से हमारे साथ मौजूद है। डीपी यादव जी, कितना इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जब पूर्वांचल की बात हो रही है सर, तो पूर्वांचल में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी जो है इस बार क्या करेगी, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव था तो सपा और बसपा का गठबंधन था और बसपा की सीटें उसमें निकली थी। इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल में सपा कुछ कमाल करके दिखा पाएगी? गाजीपुर की खास बात करें, गाजीपुर हो गया, आपकी झोली में गाजीपुर भी है, क्योंकि गाजीपुर की अगर बात करें नजर उस पर इसलिए है क्योंकि वहां पर मुख्तार अंसारी के बेटे चुनावी मैदान में। जी अनुराग जी, जय संविधान, जय लोकतंत्र। इस समय पूर्वांचल में ही हूँ, अपने जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा में, और अपने गांव पर मैं बैठा हुआ हूँ। पोलिंग बूथ में था कि आप यहाँ से पहले तो यहाँ पर मैं गाँव ही कर रहा हूँ। मेरे पीछे का दृश्य भी दिखा जा रहा होगा। जी। तो अनुराग जी देखिए, आपने दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी को और कांग्रेस को भी थोड़ा समय हमको भी दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए अनुराग जी, 2000 का चुनाव बहुत डिफरेंट है, ये चुनाव बहुत भिन्न है। जैसा कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहा हूँ, यहाँ की लोगों की जागरूकता देख करके और कहीं ना कहीं जो भारतीय संविधान, लोकतंत्र और चुनाव के प्रति इनके जो एक तरह का डेडिकेशन है, वो शहर से ज्यादा है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मैंने देखा कि सुबह 5:30-6 बजे लोगों में लाइन में लगने का कौतूहल था। लाइन में लग चुके थे लोग और 7 बजे 7:30 बजे तक बहुत से लोग वोट डालकर अपने घरों में आ गए थे। देखिए अनुराग जी, मैं बताऊं आपको कि 2014 में जब चुनाव हो रहा था और 2019 में जब चुनाव हो रहा था, तो वहां प्रधानमंत्री एक तरफ थे। 2014 में प्रधानमंत्री अपनी बातें कहते थे, प्रधानमंत्री ने देश से तमाम वादे किए थे, तो वो जो कन्वर्सेशन होता था वो दोहरा नहीं था, वो टू वे नहीं था, वो वन वे कम्युनिकेशन था। प्रधानमंत्री ही सारी बातें कहते थे, लोग सुनते थे। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता था कि टुकुर टुकुर बैठ के सुनत आना, कुछ बोलत नहीं बाना। तो प्रधानमंत्री बोलते थे और लोग टुकुर टुकुर बैठ के सुनते थे कि प्रधानमंत्री ने तमाम वादे किए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा हो, चाहे 2 करोड़ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, या और भी तमाम वादे प्रधानमंत्री की, तो लोगों ने उस पर विश्वास किया। लेकिन अब 2024 आते आते लोगों के अंदर इतनी जागरूकता हो गई कि अब वो लोग प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप उनका हिसाब दीजिए। पहली बात तो 10 सालों में आपने जितने भी वादे किए हैं, उन वादों को आप बताइए कि उनकी धरातल की सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। और तो और 2024 आते आते आपके नेता तक बयानबाजी करने लगे कि अगर हमको आप 400 सीटें देते हैं तो हम संविधान बदल लेंगे। तो रूस के अंदर प्राप्त हो गया, लोग डर गए। नहीं, डीपी यादव जी माफ कीजिएगा, ये संविधान बदलने की बात तो कभी नहीं कही गई है। संशोधन की बात मानी जा सकती, संविधान को कोई बदल नहीं सकता। ये तो खुद प्रधानमंत्री मोदी और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने अपने मंचों से कहा कि संविधान बदला नहीं जाएगा। और आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी जो बवाल मचाया गया, उस पर भी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने बाद में कहा, पहले उनके लल्लू सिंह जो सांसद है अयोध्या से, उन्होंने इस बात को कह दिया था कि 400 सीटें दीजिए विपक्ष के पास, कि इनके पास अपने मुद्दे है नहीं, ये क्या करेंगे जीतने के बाद, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो मोदी जी रुकिए सीमा जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। डीपी यादव जी की पूरी बात सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री की बातों में इंटरफेयर करने का काम करते हैं। सीमा जी आपकी बात नहीं है, आपकी बात मैंने इंटरफेयर कर,
आप अभी खुद ही देख लीजिए कि एक बहन से बात करने का तरीका इनका कैसा है कि जनता से कैसे बात करती है। हो सकता है मोदी जी से प्रेरित हो गए। शर्मा जी अच्छे से बात कर रहे थे। आप आईआईटी को समझती है कि नहीं समझती है? आईआईटी से पढ़े युवा बेरोजगार है। रिपोर्ट बताती है कि 40% आईआईटी के पास नौकरी नहीं है। क्या वो पकड़ पड़ेगा सर? ये सारे आंकड़े ना आपके दिमाग में घुसेड़े गए। आप लोगों को सर नहीं आती है, जनरल में बैठ करके सिर्फ झूठ एजेंडा पौधे का काम करते हैं। डीपी यादव जी, मैं समझ सकता हूं सर। डीपी यादव जी, मैं समझ सकता हूं कि आप गांव के परिवेश में बैठे हैं और गर्मी का माहौल बहुत है, थोड़ा बहुत असर जो है हो सकता है, गर्मी थोड़ी सा। सर आराम से बात कर लेते हैं सर। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें चरण में जनता का गुस्सा पर है। आप बता दीजिए ना कि अपने परिवार के 7 लोगों को टिकट दिया है एक ही व्यक्ति ने। परिवार को कौन टिकट देता है? कार्यकर्ता को दिया जाता है। क्रिमिनल को आप टिकट दे रहे हैं। 7 लोग परिवार के का परिवार आपको टिकट मिल गया। अच्छा सीमा जी एक चीज बताइए, जो विपक्ष का आरोप है, एक रुक जाए डीपी यादव जी, मैं समझ गया। डीपी जी, यादव जी, देख रहे हो एक कार्यकर्ता से बात करने का तरीका देख रहे हो कि जनता से कैसे बात करेंगे। बात करिए तो ये एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अच्छा तथ्य की बात कर लेते हैं। डीपी यादव जी तथ्य की बात कर लेते हैं। डीपी यादव जी, अरे डीपी यादव जी बात तो सुन लीजिए सर। पता है मुझे बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है सर। पानी पिलाओ। डीपी यादव जी बात, सर टेम्परेचर बहुत गर्म है। इन्हें पानी पिलवाओ, पानी। सर डीपी यादव जी मुझे पता है कि बहुत गर्मी है और इसी बीच में खबर सामने। डीपी यादव जी गर्मी बहुत है सर। एक खबर सामने आ रही गर्मी से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से, जहां पर गर्मी के प्रकोप के चलते एक बुजुर्ग मतदाता की हुई मौत। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में गर्मी का कहर जारी है। बलिया से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतदान केंद्र पर कतार में खड़ा बुजुर्ग हुआ बेहोश। बुजुर्ग की मौके पर ही हुई मौत। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से, प्रशासन पर पोस्टमार्टम न कराने का आरोप। तो भाई इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से, जहां यूपी में गर्मी का कहर जारी। तो आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही बलिया से, जहां पर भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। मतदान केंद्र पर कतार में खड़ा बुजुर्ग हुआ बेहोश। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही है इंडिया गठबंधन की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे राहुल गांधी। सोनिया गांधी भी बैठक में शामिल होने पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बैठक में फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी भी शामिल। कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन, शरद पवार भी बैठक में पहुंचे। टीआर बालू और प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठक में पहुंची। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक। तो एक तरफ आज इंडिया गठबंधन की बैठक चालू हो चुकी है, कुछ ना कुछ मसलों पर बातचीत होगी, लेकिन दूसरी तरफ आइए हम आपको दिखा देते हैं कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर अभी तक क्या हुआ, आंकड़ों का हाल आपको बता देते हैं दोपहर 1 बजे तक।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में 39 दोपहर में 3 बजे तक की बात कर रहे हैं, बलिया में 43.54% मतदान हुआ। बांसगांव में 43.71% वोटिंग। तो चंदौली में अगर बात कर ली जाए 51.27% वोटिंग की खबर। देवरिया में 47.32%। वहीं गाजीपुर में 46.13% वोटिंग की खबर। दोपहर 3 बजे तक के ये आंकड़े। घोसी में 44.82%। कुशीनगर में 48.33% वोटिंग। तो आपको बता दें कि लगातार हम यहां पर हमारे खास मेहमानों के साथ जुड़े हुए हैं और उन पर से उनके साथ चर्चा कर रहे हैं कि पूर्वांचल का जो स्थिति है वो क्या होने वाली और 4 जून को क्या होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सीमा जी, जाने से पहले आपको बता दें, ब्रेकिंग हमारे साथ आ गई थी, बड़ी खबर सामने आ गई थी। बड़ी खबर यह भी सामने निकल कर आई है कि आज इंडिया गठबंधन की एक खास बैठक हो रही है। 7वें चरण का, एक तरफ अंतिम चरण का मतदान जारी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है मैडम। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है उस बैठक के कई मायने निकलते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए भी यहाँ पे बात हो सकती है, कौन सा बात हो सकती है मंत्रालय को लेकर, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर मतदान हमारे पक्ष में जाता है और 4 तारीख को रिजल्ट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता है, तो कैसे सहेजा जाएगा वोटों को और कैसे सहेजा जाएगा इन आंकड़ों को ताकि हम सरकार बना सकें। मैं बता देती हूँ विषय बैठक का। जी, पहली बात तो ये है कि आपने सुना होगा चाणक्य जी ने कहा था कि जब राजा ईमानदार होता है तो सभी एक हो जाते हैं जो नेगेटिव लोग। और दूसरा जो ये बैठक हो रही है इसमें अब ये है कि लोग समझ गए ईवीएम की कहानी। अब इनकी बैठक ये हो रही है कि अब जब ये हारेंगे तो दोष किसे देंगे। अच्छा, मतलब बहाने क्या होंगे इसके ऊपर बातचीत होनी है, इस विषय पे बातचीत हो रही है कि अब दोष किसे दिया जाएगा। राज जी एक मिनट, ये बताइए, जी जी जी, आप टीवी में कह रही, मैं ये यकीन कैसे मानूं? अभी आप ही ने तो कहा था, मैं ये यकीन कैसे मान लूं? मेरे घर की बात आप जान रही हो, ये कैसे मान लूं बताइए? झूठ ना बोलिए बहन जी। अच्छा सीमा जी, यकीन की बात पे एक चीज मन में आई है, सवाल पूछना चाहूंगा। जब से गठबंधन बना है, राहुल गांधी जी हर एक मंच से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। राज जी ध्यान से सुनिएगा कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को ठकाठक लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इस पर यकीन कैसे माना जाए, ये ठकाठक कैसे होगा सर? नहीं, 5 जून नहीं कहा, 5 जून नहीं कहा। में क्या जाता है नहीं, उन्होंने ये कहा ना सरकार बनी और अगले दिन ठकाठक पैसे आएंगे। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्ट ना। अच्छा बहन जी फिर कह लो, मैं तो देखो मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पे तो संस्कार हैं और बहन के आगे नहीं बोलना। आपके नेता पे संस्कार नहीं है। और मुझे लगा था कि कभी मेरे यादव भैया मोदी जी से तो नहीं प्रेरित हो जा रहे, जैसे वो बात। मेरा कहने का मतलब इतना सुन लीजिए, आप ये सुन लीजिएगा, आप एक बताओ कि जो कांग्रेस ने वादा किया कभी वो पूरा नहीं किया। जाइए बहन जी आप बता दो, चलो जो बोलते हैं उसे करते हैं। अच्छा और बताइए मोदी जी ने क्या किया 10 साल में? अच्छा 10 साल में बताओ। उन्होंने कहा था चलो 15 लाख वाला तो छोड़ो, वो तो जुमले खुद ही कहा है उन्होंने, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। 10 साल में बताओ 5 का गिनवा दूंगी अभी। और मैं अपने मुझे 1 घंटे आप जो खाना दे रहे हैं ना, जो खाना दे रहे हो ना, सुन लो, वो भी हमारा बनाया हुआ कानून है, वो भी हमारा बनाया हुआ कानून है। तो भाई साहब करोड़ को दे रहे हो, कानून भी हमने बनाया था, अभी मैंने बनाया था, उसने बनाया था। ये चीज छोड़ के क्या आपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए। विपक्ष क्या है, क्या है विपक्ष? अच्छा ऐसे तो सीमा जी ऐसे तो मुझे लग रहा है कि कल को शायद कांग्रेस के लोग हैं वो ये भी कह देंगे कि गांधी जी तो हमारे थे केवल। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी ने शुरू किया था, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने कैसे तैयार कर लिया? अरे मोदी जी ने कह दिया कि गांधी जी को जानते ही नहीं थे। कर लिया था
वो तो एकाधिकार कर लिया था उन्होंने। वो तो मोदी जी ने बताया कि गांधी जी तो हम सबके हैं, एक पार्टी के नहीं है, वो भारत के हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। अरे बात तो सुनिए बहन, वो अभी वो कह रहे थे गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। भाई साहब, आप विषय को अगर दूसरी तरीके से बोल देंगे तो वो विषय आपके साथ नहीं हो अच्छा जाएगा। सीमा जी, आप मानती है? एक मिनट अनुराग भाई, एक सवाल का जवाब चाहिए। अनुराग भाई, एक सवाल का जवाब चाहिए। अच्छा, आप उनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं कि गांधी जी को कोई जानता नहीं था? भाई साहब, ये नहीं बोला उन्होंने ये बोला कि उनका प्रचार प्रसार, मतलब आज भाजपा, आज जो है गांधी जी उनके शब्द क्या थे बहन? उनके शब्द क्या? नहीं सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी, गलत ना बोले, सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी, आपने जो चीज बताई है वो आधा सच है। आधा सच जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि एक फिल्म आई, अगर वो फिल्म ना आती तो शायद लोग गांधी जी को नहीं जान पाते। क्या इत्तेफाक रखती हो इन बातों से आप प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने गांधी जी के रूप को बिगाड़ के प्रस्तुत किया। मोदी जी ने अच्छे से प्रस्तुत किया, पिक्चर ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया ये विषय। अरे क्या हो गया? अरे आप देवी सारी खूबियों को, गांधी जी की सारी खूबियों को नहीं दिखाया लोगों को। अच्छा, आप प्रधानमंत्री जी ने कहा सही मानती हो? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पूरे विस्तार से जो भाजपा ने जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता को समझाया। अच्छा चलिए, अच्छा नहीं राज जी, जी राज जी, गांधी जी का टॉपिक यहीं छोड़ देते क्योंकि टॉपिक फिर कहीं और चला जाएगा। मेन मुद्दा यह है कि डीपी नहीं और जोड़ना चाहती हूँ अनुराग जी। जी जी, जो गांधी जी थे वो शायद इन दोनों भाइयों को भी नहीं पता होगा कि वो हमारे देश के पहले प्राकृतिक चिकित्सक थे। भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सक थे गांधी जी। अच्छा, मैं खुश होता हूँ बहन को मेरी ये नॉलेज है, मेरी बहन को ये नॉलेज है, मैं गौरव फील करता हूँ। चिकित्सा के रूप में अपनाया। क्या चीज? तो इस तरह से तो हमारे जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो तो आध्यात्मिक गुरु भी हो गए मैम। वो सब गुरु हो गए, अरे साहब हो गए। अगर कोई अध्यात्म से, मैं भी करती हूँ रोज। जी जी बिल्कुल, मैं भी करता हूँ मैडम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को बड़ी परेशानी है कि आध्यात्म के ध्यान करने क्यों चले गए। अरे हमें ये परेशानी नहीं है ना अनुराग भाई, हमें कतई परेशानी नहीं है। अरे अभी आधे घंटे के दोनों अगर अनुलोम विलोम कर ले तो इन्हें पता चल जाएगा कि मोदी जी वहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा सीमा जी, सीमा जी चैलेंज कर दिया भाई को ना बहन, अब भाई को चैलेंज कर दिया। मैं बता रहा हूँ ओपन चैलेंज है, एक दिन 1 घंटा मैं मेडिटेशन करूंगा, मेरी बहन भी करेगी। अरे सर मेडिटेशन तो 4 जून के बाद, कोई ना कोई 4 जून के बाद सर मेडिटेशन की आवश्यकता तो पड़ेगी। अगर पानी में ना फ्लोट करूं, अगर पानी में ना फ्लोट करूं तो राजनीति करना छोड़ दूंगा और बहन नाक रगड़ दूंगा रोड पे। राज जी, राज जी, मेरी अब क्या, मैं जानता हूं। अब एक बात मुझे कह दी भाई साहब। जी जी बिल्कुल। अनुराग भाई, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। 30 घंटे मेडिटेशन नहीं हो सकता। जो व्यक्ति 24 घंटे काम करता है ना वो जरूर योग करता है। छोड़िए बहन, मुझे अच्छा नहीं लगता प्रधानमंत्री। चलिए देखिए मैटर, देखिए सीमा जी राज जी, सीमा जी राज जी, आपने बहन गलत दिशा में। अरे राज जी कुछ तो राज रहने दीजिए सर, आप अपने नाम के अनुरूप कुछ तो राज रहने दीजिए। 4 जून के बाद किसको आवश्यकता पड़ेगी योग की, मेडिटेशन की, वो पता चली जाएगा। और सीमा जी समय की सीमा भी है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, डीपी यादव जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि जमीनी स्तर पर जो लोग हैं, जो कृषक हैं, जो बच्चे हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, जो ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या। क्योंकि अगर हम देवरिया की बात कर लें, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, देवरिया में आज वोटिंग चल रही है, देवरिया में शुगर मिल हुआ करती थी, चीनी का कटोरा कहा जाता था, कृषक वहां पे शुगर मिल की बात किया करते थे, शुगर मिल नदारद है। आज अगर रोड की बात करें तो रोड वहां पे नदारद है। ये इत्तेफाक रखेंगे डीपी यादव जी मेरी बात से, वहां पर कृषक जो है वो आज की डेट में चीनी गायब हो गई सर, कटोरा पकड़ा दिया होगा डीपी जी, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत इसमें प्रधानमंत्री की आतंकबाजी भी है, इसमें प्रधानमंत्री का झूठ नफरत नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री की है।
चाहते हैं। आवाज बहुत कट रही है। डीपी यादव जी आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है सर। डीपी यादव जी आपकी आवाज बहुत डीपी यादव जी आपकी आवाज बिल्कुल सर, ये थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो डीपी यादव जी आपकी आवाज कट के आ रही है सर। बहुत हो चुका है। और अनुराग जी एक मिनट, मैं 2 मिनटों के साथ अपनी बात बस थोड़ी सी सुन ले सीमा जी। दक्षिण में पहले जी अभी साफ सुनिए, बोलने लगी। अरे सर डीपी यादव जी शब्दों का चयन सर, शब्दों का चयन ज्यादा हो रहा है। डीपी यादव जी शब्दों का चयन सर, शब्दों का चयन। अरे सीमा जी रुक जाइए, डीपी यादव जी शब्दों का चयन सर, शब्दों का चयन। डीपी यादव जी रुक जाइए, सीमा जी रुक जाइए, मैं बैठा हूँ। डीपी यादव जी मेरे एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, और खासतौर से डीपी यादव जी आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम पैनलों पे जुड़ते हैं तो हम एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हम पार्टी की मर्यादा, पार्टी की छवि को प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा सा मर्यादित भाषा इस्तेमाल अगर हम करें एक दूसरे के लिए। आप राज जी को देख लीजिए, राज जी देखिए, राज जी कितने अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं सर। अच्छी बात करना चाहता हूँ। बोलने लगी सीमा जी सुन तो लीजिए, सीमा जी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अरे सीमा जी थोड़ा सा स्थिति, सीमा जी थोड़ी सी स्थिति समझ लीजिए। हम और आप सीमा जी, हम और आप इंडोर बैठे हुए हैं और डीपी यादव जी बाहर बैठे हुए, तापमान का थोड़ा सा है डिफरेंस, थोड़ा सा समझ लीजिए थोड़ा सा। जी यहाँ तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें चरण का चुनाव चला है। दक्षिण ने पहले ही लगा रखा है ताला, दक्षिण केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र पहले ही लगा रखा है ताला। उत्तर पूर्व पश्चिम इनका घोटाला समझ चुका है, डालना भी समझ चुका है। बहुत बढ़िया डीपी जी। 4 जून का इंतजार करिए, 4 जून का इंतजार करिए। गुजरात भाग जाके गुजरात के लाला, बस अपनी बात को समझ रहा हूँ। अब ये भूख पर लगता है मुझे। 400 पार, 4 जून 400 पार, यादव जी देखिए सपना देखिए 400 पार का, 400 पार। अच्छा अब मैं थोड़ा सा अनुराग भाई एक चीज जानना चाह रहा था। अनुराग भाई अब मैं थोड़ा शांत से, मुझे लग रहा बहन ये 400 का जो आप कह रही हैं ये आर पार, ये कैसे कह रही है, कैसे मतलब कहाँ से? यादव जी ने जिस तरह से बात करी आपको ठीक लगा? अरे कुछ छोड़िए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वाली बात नहीं है, जो बहन नहीं कर सकते ऐसी पार्टी को किसी तरीके से भी अधिकार नहीं है। अच्छा एक और मेरी बात सुनो, किसी भी तरीके से अधिकार नहीं है। अच्छा कि मेरी बहन को गुस्सा होने का अधिकार ही नहीं है? बहन को माँ का तुल्य है, बहन को माँ तुल्य है। पता आपको बहन का रोल क्या होता है? आपने भी सारी तो हमारी बड़ी बहनों ने पाला, आपने भी नेगेटिव बात करी है, लेकिन एक सभ्यता के अंदर करिए, ऐसा नहीं है। आप चलिए सीमा जी ये होता है। सीमा जी अरे सीमा जी नहीं सीमा जी मेरे मार्गदर्शक को आप राक्षस कह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। अरे अगर मेरी एक मिनट सुनिए, राक्षस मतलब एक और बात रेफर टू जी, मतलब वो लोग गलत कहते हैं, जैसे वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है बहन। आप मुझे यहाँ डांट दो, मैं जवाब नहीं दूंगा बहन। अच्छा राज शर्मा जी एक बार दिल पे हाथ रख के बात कीजिए। एक ही परिवार के 7 लोगों को टिकट मिलना ये अच्छी बात है क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं? एक मिनट ये वो एक करण भूषण सिंह लड़ रहे हैं, उनके पिताजी किसान है ना सर, और वो रवन्ना लड़ रहा है, उनके पिताजी भी किसान है, क्यों दिए टिकट? सर स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कहेंगे? स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कहेंगे, जिनको बेचारा आज तक इंसाफ नहीं मिला? उनके ही सीएम साहब, उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता ने आज तक एक फोन करके नहीं पूछा। जेल में तो हैं अनुराग भाई, जेल में तो हैं सर। जेल में जाते जेल जाते तो ऐसे वो बोल गए जैसे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। मेरी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर स्वाति मालीवाल को कोई भी मदद चाहिए होगी मैं उनके संग खड़ी हो जाऊंगी। उसके बाद एक स्टेटमेंट और भी दिया था राज जी, एक स्टेटमेंट और भी था कि ये आप पार्टी के अंदर का मामला है, ये आप पार्टी के अंदर का मामला है, वो फैसला करेंगे क्या करना है, ये भी स्टेटमेंट था उनका। एक और बात बताऊं, मान लो आपने मुझे कुछ गलत कहा,
जी। मैंने उसे सब जुडिशली मैटर बना दिया, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया, तो लेट देम डू देयर वर्क, या पुलिस कर ले। अब हम उस पर दौड़ते रहे। हम देखिए, ये देश एक किसी कवि ने कहा कि जितने लोग पाकिस्तान में उतने खंबे के नीचे नेटवर्क ढूंढते हैं, तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। हमारा देश बर्बाद हो गया है अनुराग भाई, हमारा आपका दायित्व है। अब हम इधर उधर की बात छोड़िए, अब ये सोचो कि मैं तो ये सोच रहा 4 जून को जब हमारा मेजोरिटी आएगी तो हमें सरकार को जो 10 साल में बिक चुका उसको वापस कैसे लाएंगे। जो मेरा बच्चा है, यानी अब देश के प्रति गद्दार है मेरी बहन, फिर मेरी बहन देश के प्रति गद्दार है। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर राज जी, सीमा जी एक मिनट, राज जी से मैं पूछना चाहूंगा सर, ये बताइए 4 जून की बात हो रही है बार बार, और आपने भी अभी शुरुआत में कहा कि 4 जून को भले ही मैं आऊंगा लेकिन थोड़ी देर के लिए आऊंगा। सर आप 4 जून को आएंगे पक्का? श्योर। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी जो पार्टी है उन्होंने अभी जो सामने हमारे पास खबर आई उसमें यह कहा है कि हमारा कोई भी प्रवक्ता एग्जिट पोल में या किसी भी चैनल पर नहीं जाएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका आना संभव हो पाएगा सर 4 जून? नहीं, एक और मेरी बात, मैं अपनी पार्टी की गाइडलाइंस को आप चाहोगे तोड़ू? बताओ, आप बोलो, आप चाहोगे? शायद आप मेरे से ये काम नहीं कराओगे, भगवान ना करे कि मैं अपने संस्कारों को तोड़ दूं। आप बताइए, कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता, मेरे यहां कांग्रेस की महिलाएं बैठती हैं जिस तरह मैं आप चैलेंज है बीजेपी की, जब महिला आती हैं मैं हाथ जोड़ के कह देता हूं बहन मेरा सर तो तुम्हारे आगे झुक गया, बस खत्म। बोलता हूं, मजबूरी है, क्योंकि आपने बुलाया तो थोड़ा बहुत अपनी जान भी बचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बहनें कभी कभी पट्टी बांध लेती हैं, मेरी बहनें कभी कभी पट्टी बांध के ऐसे इंसानों का साथ दे रही है, मेरी देवियां मेरे लिए, तो वो ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो महिलाओं की इज्जत करते हैं, बेटी कहते हैं। जैसे एक और बात बता दूं, मैं अपनी बीबी के मंगल सूत्र के लिए मर सकता हूं, मार सकता हूं। मेरे देश के अभिभावक ने मंगल सूत्र को स्टेज में ला दिया। और एक और बात कहना चाहता हूं, मेरी बेटी या मेरे दोस्त की बेटी या मेरी बहन की बेटी, चलिए राज जी, एक सेकंड सर राज जी माफ कीजिएगा, समय का थोड़ा सा अनुबंध होता है हमारे पास, समय का कमी है। हम आपकी बात को सुनना चाहेंगे, हमारी बात हम सुनना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि 4 जून को आप सभी के ख्वाब पूरे हो, और हम जिनके ख्वाब पूरे हो उनके साथ जरूर बैठे, और अगर आपको परमिशन मिलती है तो हम चाहेंगे कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ें। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आप दोनों को ही। तो फिलहाल आज हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ आंकड़े समीकरण बन रहे हैं इन चुनावों पर। सबके देखिए अपनी अपनी एक राय है, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। 4 जून को ये उम्मीदों का पिटारा जो है किसके हाथ में गिफ्ट लेकर आएगा और किसको नुकसान पहुंचा के जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारी जो पेशकश है वो लगातार जारी है। हम आपको आज अंतिम चरण के चुनावों के अपडेट देते जा रहे हैं और लगातार आपको यहाँ ABC न्यूज़ पर ये अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जल्द होंगे हाजिर।